आइए सीधे आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना में होने वाले एक बहुत ही अभूतपूर्व बदलाव पर चर्चा करने वाले हैं। मई 2026 में भारत के सैन्य नेतृत्व में जो परिवर्तन होने जा रहा है, वो कोई आम फेरबदल नहीं है। ये असल में एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जो आने वाले कई दशकों तक देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की पूरी दिशा तय करने वाला है। और ये जो बात सामने आ रही है ना, ये साफ तौर पर उस विशाल पैमाने को दर्शाती है जिस पर इस वक्त भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान में संस्थागत सुधार चल रहे हैं। ये सिर्फ कुछ बड़े अधिकारियों का बदलना नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी सैन्य संरचना को आधुनिक और एकीकृत बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसे ही रक्षा की भाषा में थिएटराइजेशन कहा जाता है। यहाँ जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो है समय, सिर्फ 30 दिन। जी हाँ, ये अविश्वसनीय रूप से एक बहुत ही छोटी समय सीमा है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र का लगभग पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व बदल रहा है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब इतने सारे प्रमुख पद एक ही समय में नए चेहरों को सौंपे जा रहे हों। तो सवाल ये उठता है कि जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना सिर्फ 1 महीने के भीतर अपने शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह बदल देती है, तो इसका रणनीतिक प्रभाव क्या होता है? ये निरंतरता और आधुनिकीकरण को लेके एक बहुत ही गंभीर सवाल है, खासकर आज के समय में जब दुनिया भर में तकनीकी और भूराजनीतिक बदलाव इतनी तेजी से हो रहे हैं। तो इस पैमाने का नेतृत्व परिवर्तन अपने आप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम बन जाता है। इस बड़े बदलाव को अच्छे से समझने के लिए हम इस रोड मैप के जरिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक 2026 फेरबदल, फिर सीडीएस की भूमिका, उसके बाद नए सीडीएस और नए नौसेना प्रमुख के बारे में जानेंगे और अंत में देखेंगे कि आगे रणनीतिक चुनौतियां क्या हैं। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, ऐतिहासिक 2026 फेरबदल। आइए देखते हैं कि कैसे ये बदलाव रक्षा नीति के एक नए युग की नींव रखने जा रहा है। अहम बात यह है कि मई 2026 का अंत त्रिसेवा कमान और भारतीय नौसेना दोनों के लिए ही गार्ड के बदलने का एक निश्चित समय है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजासुब्रमणी और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ले रहे हैं। ये दोनों ही पद देश की रक्षा पंक्ति के सबसे मजबूत स्तंभ हैं और इनमें होने वाला बदलाव पूरे रक्षा तंत्र को एक नई दिशा देने वाला है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सीडीएस की भूमिका को समझना। इन अहम पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के बारे में बात करने से पहले देश के सर्वोच्च सैन्य कार्यालय की अनूठी और व्यापक मांगों को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी अवधारणा है जिसे जॉइंटनेस या एकीकरण कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है सेना की अलग अलग शाखाओं को अलग थलग काम करने से रोककर एक साथ लाना, ताकि सेना, नौसेना और वायुसेना एक साझा उद्देश्य के लिए अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से मिलकर काम कर सकें। अगर हम आधिकारिक जिम्मेदारियों को देखें तो सीडीएस की भूमिका बहुत ही अहम है। वो सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख होते हैं, रक्षा मंत्री और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं। इसके अलावा एकीकृत थिएटर कमांड के पुनर्गठन को सुविधाजनक बनाना भी इनकी मुख्य जिम्मेदारी है। मतलब यह है कि ये पद एक साथ प्रशासनिक सुधार और रणनीतिक मार्गदर्शन दोनों का भारी बोझ उठाता है। अगर हम इस पद के छोटे से इतिहास पर नजर डालें तो सफर 2020 में जनरल बिपिन रावत के साथ शुरू हुआ था। फिर 2022 में एक दुखद हादसे के बाद जनरल अनिल चौहान ने यह जिम्मेदारी संभाली और अब 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजासुब्रमण्यन तीसरे सीडीएस बनने जा रहे हैं। ये स्पष्ट करता है कि सीडीएस की भूमिका अभी नई है, लेकिन ये भारत की सुरक्षा वास्तुकला का एक बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, नए सीडीएस से मिलें। इस विशाल जिम्मेदारी को संभालने जा रहे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजासुब्रमणी के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। इनका सफर 1985 में शुरू हुआ और ये स्पष्ट रूप से एक शानदार 4 दशक लंबे करियर को दर्शाता है। इसमें गहन आतंकवादी रोधी अभियानों से लेकर पश्चिमी मोर्चे पर प्रमुख स्ट्राइक कोर की कमान संभालना और उच्च स्तरीय रणनीतिक सलाहकार की भूमिकाएं शामिल हैं। उनका ये अनुभव जमीनी लड़ाई से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा की उच्च स्तरीय रणनीतियों तक फैला हुआ है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प पैटर्न उभर कर आता है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी एनएससीएस और सेना के शीर्ष पद के बीच का सीधा संबंध। जनरल अनिल चौहान की तरह ही लेफ्टिनेंट जनरल राजासुब्रमण्यन ने भी सीडीएस बनने से ठीक पहले एनएससीएस में सैन्य सलाहकार के रूप में काम किया।
ये साफ दिखाता है कि उच्चतम स्तर पर गहरी रणनीतिक समझ रखने वाले अधिकारियों को ही सेना की सर्वोच्च कमान सौंपी जा रही है। अब रुक करते हैं समुद्री डोमेन की तरफ। भाग 4, नए नौसेना प्रमुख। आइए भारतीय नौसेना के भीतर होने वाले इस बड़े नेतृत्व परिवर्तन को समझते हैं। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अपने साथ एक बहुत ही व्यापक परिचालन अनुभव लेकर आ रहे हैं। 1987 में संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ के रूप में शुरुआत करने के बाद उन्होंने मिसाइल कॉर्वेट से लेकर देश के सबसे प्रमुख विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य तक की कमान संभाली है। आज के इस तेजी से बदलते तकनीकी युग में उनका ये अनुभव नौसेना के लिए बेहद अहम होने वाला है। और अंत में भाग 5, आगे की रणनीतिक चुनौतियां। आइए देखते हैं कि ये सब मिलकर उस जटिल परिचालन माहौल को कैसे आकार देते हैं जो इन नए कमांडरों को मिलने वाला है। तो सबसे अहम बिंदु ये है कि नए नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी संरचनात्मक चुनौती थिएटर कमांड को लागू करना ही है। 17 अलग अलग कमांड्स को हटाकर एकीकृत कमांड्स बनाना कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए सेना के तीनों अंगों के बीच पूर्ण सहमति और बेहतरीन समन्वय स्थापित करना होगा। यहाँ प्रस्तावित ढांचा बिल्कुल स्पष्ट है। इसका लक्ष्य रक्षा कार्यों को 3 अलग अलग क्षेत्रों में सुव्यवस्थित करना है। चीन सीमा के लिए उत्तरी थिएटर कमांड, पाकिस्तान सीमा के लिए पश्चिमी थिएटर कमांड और समुद्री सुरक्षा के लिए एक अलग समुद्री कमांड। ये स्ट्रक्चर भविष्य के किसी भी खतरे से निपटने के लिए एक त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा। अगर हम बिना किसी पक्षपात के जमीनी वास्तविकताओं को देखें तो इन नए प्रमुखों को एक बहुत ही संवेदनशील माहौल विरासत में मिल रहा है। उत्तरी मोर्चे पर LAC के हालात हों, पश्चिमी मोर्चे पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद का तनाव हो, या फिर AI और क्वांटम तकनीक के जरिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण और स्वदेशी हथियारों का विकास, चुनौतियां बहुत स्पष्ट हैं और बहुआयामी हैं। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। जैसे ही यह नया नेतृत्व कमान संभालेगा, उनकी सामूहिक दृष्टि आने वाले दशकों के लिए भारत के सशस्त्र बलों की रणनीतियों को कैसे नया आकार देगी। ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से वैश्विक सुरक्षा के भविष्य को लेकर हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।